हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इंद्राज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल। आज हम फिर से हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी सीएससी इफ यू आर बिगिनर्स का पार्ट 2 है, एपिसोड नंबर 2। इस पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि हमारा बताने का प्रयास है, आपको समझाने का एक प्रयास है कि कैसे यूपीएससी आपको क्रैक करना है, तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या ग्रेजुएशन अपेयरिंग में है, आपकी स्ट्रीम क्या है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है, कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है, या फिर बीएससी या बीटेक कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड नंबर 2 जिसकी हम अगर बात करते हैं, तो इससे पहले हमने एक पहला पार्ट बताया था, उसकी एक झलक देख लेते हैं, आपको फटाफट बता देते हैं, फिर आ जाते हैं इस पर कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसको अगर हम देखते हैं कि पार्ट 1 में अगर हम देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी इफ यू आर बिगनर्स, ठीक, बी प्रिपेयर्ड की बात की कैसे करना है मानसिक और शारीरिक रूप से। आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए पीटी मेंस का। ठीक है, आप नाउ डू मटेरियल बुक्स आपके पास कौन कौन से होनी चाहिए, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उसकी एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल बना होना चाहिए कुछ समय के लिए। ठीक, यूटिलाइज स्पेयर टाइम, आपको किस टाइम क्या काम करना है इस पे बताया था आपको। रेगुलर स्टडीज़ पे बताई थी कि स्टडीज़ रेगुलर होनी चाहिए। मेकिंग हेल्पफुल नोट्स कैसे बनाना है, इस बात पे हमने चर्चा की थी। रिवीजन करना है, इस बात पे हमने चर्चा की थी। और राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, खासकर मेंस के लिए। ठीक है, ऐसे राइटिंग मेंस के लिए, और इस पे चर्चा की थी। मॉक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन, इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी। स्टे पॉजिटिव, कैसे आपको पॉजिटिव रहना है और अपने आसपास के लोग में अपनी पॉजिटिव एनर्जी का वाइब्रेशन देना है। हेल्दी डाइट के बारे में बात की थी हम लोगों ने। अब आगे बात करते हैं मेडिटेशन, कैसे आपको मेडिटेशन से अपने आप को स्वस्थ रहना है। इसको हार्ड वर्क बट स्मार्ट, कैसे आपको हार्ड वर्क करना है स्मार्ट वर्क के साथ। ठीक है, अपडेशन विद करंट अफेयर्स से कैसे अपडेट रहना है। ठीक, और हार्ड वर्क कन्वर्ट टू गुड लक एंड सक्सेस। सेफ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस, विराट कोहली, कैसे आपको सफलता प्राप्त करनी है। अब हम इसी के आगे बात करते हैं एपिसोड नंबर 2, जिस पे हम बात आज चर्चा करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी इफ यू आर बिगनर्स। ठीक, अगर आगे चर्चा करते हैं तो सबसे अगर आप तैयारी करने तो परीक्षा कार्यक्रम क्या है आपको पता होना चाहिए, परीक्षा की संरचना क्या है, और प्रतियोगियों के लिए पात्रता मापदंड क्या क्या है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज हैं अपने यहाँ। सिविल सेवा परीक्षा या भारत में जो नौकरी हैं, इसमें रिजर्वेशन सिस्टम आने से और सामान्य ओबीसी और एसटी एससी वर्ग के लिए, ईबीसी वर्ग के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से बातें की गई हैं। अब देखिए, परीक्षा कार्यक्रम की बात करें तो परीक्षा कार्यक्रम का यूपीएससी का कैलेंडर या स्टेट पीसीएस का कैलेंडर जारी होते हैं। ठीक है, किस टाइम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। ठीक, और ये परीक्षा की संरचना देखते हैं, पीटी मेंस इंटरव्यू त्रिस्तरीय की परीक्षा होती है। मापदंड क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर परीक्षा में मापदंड देखे गए हैं, क्योंकि अगर आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आपके आईपीएस के लिए और कलर ब्लाइंडनेस ये सब चीज़ें होती हैं। हालांकि सभी लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक, ऐसा नहीं है, और पास आउट भी होते हैं, लेकिन कुछ मापदंड है कुछ सर्विसेज के लिए वो फुलफिल होनी ज़रूरी है। ठीक है, प्रयासों की संख्या देखते हैं अगर, तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग प्रयासों की संख्या है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। और ये चर्चा पता होना चाहिए आपको, क्योंकि वैसे तो आप जब सिविल सेवा की परीक्षा करने की तैयारी में आए तो आप ये ना सोच के आए कि मैं किसी कैटेगरी से आया हूँ। आप सीधे एग्ज़ाम की कंपटीशन की भावना से आप एग्ज़ाम दें। ठीक, ये सोच के कभी तैयारी ना करें कि मैं किसी कैटेगरी में हूँ, इस कैटेगरी से आता हूँ, क्योंकि आप जब इस सोच के साथ आते हैं तो आप कहीं ना कहीं भारत में संविधान की मापदंडों के तहत आप रिजर्वेशन को बढ़ावा देते हैं। ये संविधान के नियमों के खिलाफ है, एक तरीके का आपको मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन आप
उस चीज़ को इस तरीके से देखें कि हमें एक नॉर्मल कंपटीशन में आना है, ना कि किसी रिजर्वेशन के तहत किसी कंपटीशन में उतरना है। ठीक, आप कंपटीशन की भावना से कंपटीशन में, ना कि रिजर्वेशन की भावना से कंपटीशन में आए। ठीक, इस चीज़ की मापदंड को ध्यान में रखते हुए एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए आपको। ठीक, क्योंकि कंपटीशन स्वस्थ होना चाहिए। सभी लोग परीक्षा में समान होते हैं, आपको भी उतना ही हक है जितना एक सामान्य कैटेगरी है। तो आप या सामान्य कैटेगरी को जितना हक है उतना ही आपका हक है। आप उस चीज़ को बढ़ावा दें और एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें। और परीक्षा कार्यक्रम की अगर बात करें तो परीक्षा कार्यक्रम देखिए, आप साल में भर में एग्जाम होता है इसका यूपीएससी का। तो पहले क्या होता है, पीटी होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल लिस्ट आती है। परीक्षा की संरचना में भी पीटी में 2 पेपर होते हैं, आपको बताया है। एक जीएस का पेपर होता है, दूसरा सीसेट का पेपर होता है। ये क्वालिफाइंग होता है। इस मार्किंग के हिसाब से आपको क्या होता है, नंबर जुड़ते हैं। और पीटी क्वालिफाई होता है, ये क्वालिफाइंग है, मतलब 33% आपको होना चाहिए नंबर मिनिमम। और इसके बात करें, अगर इसकी बात करें क्या नाम मेंस की, तो मेंस में आपको बता देता हूँ। मेंस में आपके जीएस में 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और एक ऑप्शनल पेपर, एक ए से इनके मार्क्स आपको जोड़ते हैं। और एक हिंदी और एक लैंग्वेज के पेपर होते हैं, एक इंग्लिश और एक आपके रीजनल लैंग्वेज, जिसको लेकर आपको क्वालिफाइंग करना होता है। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसी तरीके से हम देखें प्रतियोगी मापदंड की बात ही, तो आईपीएस है, महिलाओं के लिए आईपीएस की कुछ और फिजिकल मापदंड होते हैं, पुरुषों के लिए आईपीएस के लिए कुछ और फिजिकल मापदंड होते हैं। और आईपीएस श्रृंखला के लिए आपकी जो आँखों के टेस्ट और शारीरिक मापदंडों की और अन्य चीज़ें मेजरमेंट पूरे करने होते हैं। लेकिन इसके बाद आईएएस अन्य परीक्षाओं के लिए ये मापदंड नहीं होते हैं। प्रयासों की संख्या आपको पहले बता चुके हैं कि आप प्रयासों की संख्या पे ना जाएं, आप स्वस्थ वातावरण में आके एग्जाम की संख्या दें। फिर भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जनरल के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 9 हैं, और SC/ST के लिए उम्र की संख्या है, ना कि नंबर ऑफ ईयर्स। और ईबीसी के लिए भी, ईबीसी में क्या है, ईबीसी के लिए दिया गया है कि सिर्फ उन्होंने आर्थिक आधार पे दिया है, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ जो है वो 6 ही रखे हैं वहाँ पे भी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ये रखा गया है, और इस चीज़ को आप भूल जाएं। ठीक है, ये बताने का मापदंड ये था, इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ था। आप जब भी कंपटीशन में आए तो इस संख्या को भूल जाएं, आप स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ कंपटीशन को बढ़ावा दें, अच्छा है। और आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि टेक योर यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन साइड बाय साइड। ठीक है, जब आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन देयर आर सेम टॉपिक्स रिलेवेंट ओनली मेंस। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक मेंस में भी है और पीटी में भी है। आप दोनों को एक साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ हिंट हैं जो हम बता रहे हैं आपको पॉइंट टाइप में। एग्जाम आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस जस्ट लाइक प्रीलिम्स। You need proper answer writing practice and structure your answer in a time। ठीक, आपके पास आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आवश्यकता है प्रॉपर आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाएं। ठीक है, आंसर के इन ए टाइम, एक टाइम में ही बनाएं। ठीक है, आपके पास एक टाइम होना चाहिए, चाहे मेंस का आंसर राइटिंग लिख रहे हों, चाहे आप पीटी में का पेपर्स जो है आप सॉल्व कर रहे हो, तो एक टाइम टेबल में उसे कंप्लीट करें। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब हम शुरुआत करते हैं। ये 2-3 पॉइंट थे आपको बता दिए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस इफ यू आर बिगनर्स। ठीक, अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, हम कहें, या हम कहें शुरू से शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक, दोनों लाइनें एक ही हैं, सिर्फ शब्दों का फेर है। या हम कह सकते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट को कहाँ से यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। अब इसमें 2 केस हैं। पहला है आप अपेयरिंग में है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। इस पर चर्चा करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी ड्यूरिंग कॉलेज डेज। आप कॉलेज डे में हैं। ठीक है, अपेयरिंग में है एक तरीके से नहीं, अपेयरिंग में ही है। और इफ़ यू आर कंप्लीट ग्रेजुएशन, या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, इस पर चर्चा करेंगे दोनों पे। यदि आप ग्रेजुएशन में हैं या अपेयरिंग में हैं, दोनों सेम चीज़ें आपको बता दिया, तो आपकी एज किस एज में है, एज भी की बात है। फिर आपसे बात करेंगे हम कि बैकग्राउंड क्या है आपका, आर्ट है, कॉमर्स है या साइंस स्ट्रीम्स है। ठीक है, एज ये दोबारा लिख गया, इसको माफ कीजिए, काट देते हैं। अब आप करें
ये है जनरल नॉलेज कार्ड से निकाला है। देखिए यूपीएससी आपके लिए रोड जा रही है, ठीक है। एक रोड जा रही है कॉमर्स वालों के लिए, एक रोड जा रही है आर्ट्स फैकल्टी वाले, एक रोड जा रही है साइंस वालों के लिए। लेकिन यूपीएससी डेस्टिनेशन सबका एक ही है, वो है यूपीएससी। देखिए आपको बताएगा आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, ठीक है। अब बात शुरू करते हैं कि ग्रेजुएशन में है या अपेयरिंग में है, ठीक है। तो इसकी स्टार्ट द प्रिपरेशन एनसीईआरटी, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन में है या अपेयरिंग में है तो आप स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 से। हमने बात की थी इसमें 6 to 12 से करेंगे, वो भी न्यू एनसीईआरटी, ठीक। न्यू एनसीईआरटी की खास बात ये है कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट किए गए हैं। दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट इसमें कम है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, आपकी समझ पे ज़्यादा, समझ बेस आधारित पे एनसीईआरटी जो नई वाली बुक्स आई हैं वो समझ आधारित या आप में समझ विकसित करने के लिए वो एनसीईआरटी तैयार की गई, डेवलप की गई हैं। कुछ एनसीईआरटीज आपको ओल्ड वाली भी पढ़नी है, वो आगे चर्चा करेंगे। ओनली स्टार्ट रीडिंग्स न्यूज़पेपर, अगर आप अपेयरिंग में हैं तो अभी आप सिर्फ न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। बाच रेडियो न्यूज़ मॉर्निंग या इवनिंग, आप रेडियो को सुने मॉर्निंग या इवनिंग में, ठीक है। कैसे न्यूज़ है, आप क्या सुनना चाहते हैं। इससे पहले जो आप तैयारी कर रहे हैं, हमने पहले पार्ट में बताया था कि आप जब तैयारी करेंगे यूपीएससी पहले सेक्शन में, तो पहले आप देखेंगे क्या कि आपके पास यूपीएससी का सिलेबस, पीटी मेंस का डाउनलोड नोट और लिखित रूप से आपकी टेबल के आसपास चिपका होना चाहिए। डेली आप उसे 1 से 2 बार रीड करें। रीड करने के दौरान आप उसे कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं उस सिलेबस को, तो आप तोड़ने की कोशिश करें। नहीं तोड़ सकते तो अभी पढ़ें, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड आप देखें कि आप क्या न्यूज़ पढ़ रहे हैं, क्या होना चाहिए। इसके साथ ही आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पीटी कम मेंस के देखें। उसी से रिलेटेड आप जब भी न्यूज़ आप स्टार्टिंग कर रहे हैं न्यूज़पेपर, तो उस न्यूज़पेपर पे आप ध्यान देना चाहिए कि क्या न्यूज़ पढ़नी है, क्या छोड़नी है। बाच रेडियो, मतलब आप बात रेडियो सुने मॉर्निंग या इवनिंग में अगर पॉसिबल हो सके। अगर साथ पॉसिबल हो सके तो यूपीएससी के लिए स्टूडेंट को एक लोकसभा या राज्यसभा के टीवी चैनल को भी बाच करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी डिबेट्स होती हैं जो आपकी समझ बेस आधारित होती हैं। अनेक टॉपिक, अनेक एरियाज से रिलेटेड होती हैं जो इस पर बात करती हैं। अगर हम आगे की बात करें, तैयारी की शुरुआत हम उस पॉइंट से करेंगे जिस विषय में आपकी रुचि, जो ज़्यादा आपकी रुचि या जो आपका सबसे मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, आपकी रुचि का विषय हो, तो उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि तैयारी आप किसी ऐसे टॉपिक से अगर शुरुआत करेंगे जहाँ से आपका मन ही नहीं, तो आप शुरुआत के आपके अंदर क्या आएगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, नकारात्मक एनर्जी आपके अंदर फ्लो होने सकती है। तो उस चीज़ से बचना है। उस चीज़ से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने रुचि के विषय में इंटरेस्ट जगाएं और इस पर काम करना शुरू करें। फिर आप कुछ टॉपिक्स के साइंस के साथ आप कुछ बुक्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इनके साथ आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट साइंस, इकोनॉमिक्स, सीटीसी, आप इन चीज़ों को भी स्पेशली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इनकी मार्केट में बुक्स भी हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम आगे बताएंगे इस पर कि और कैसे इस पर पढ़ना है, क्या क्या करना है। फिर हम बात करें, दूसरा केस है कि अगर इफ़ ग्रेजुएशन कंप्लीट, इन दैट केस में क्या होगा, आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो स्टार्ट 9 to 12 की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। 6 to 8 मतलब एनसीईआरटी छोड़ सकते हैं। स्टार्ट रीडिंग सब इम्पोर्टेंस बुक लाइक पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर, स्पेक्ट्रम और नितिन एंड सिंघानिया, ठीक है। और कुछ एनसीईआरटी जैसे ओल्ड एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी में क्या है, हिस्ट्री वाली बुक जो ओल्ड है, ठीक है। और साथ में ही कुछ बुक्स में अगर आए, हिस्ट्री के साथ आपको एक बुक्स और बतानी है, कह सकते हैं कि ये जो 9-10 की वर्ल्ड हिस्ट्री आती है उसको देख सकते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, ठीक है। और ज्योग्राफी देखनी है आपको पूरी, तो उसे देखना है। तो इसके आगे बात करें अगर एज की हम, तो एज की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपकी एज अगर 20 से ज़्यादा है और 23 से कम है तो आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग वाली स्ट्रेटजी अपना सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। मतलब कि आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें, ठीक। साथ ही आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें और इससे पहले आपके पास प्रीवियस ईयर पीटी मेंस सिलेबस प्लस
प्रीवियस ईयर पीटी मेंस का एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन और सब कुछ होना चाहिए, जिससे आप इस चीज़ को अच्छी से एनालिसिस करके जज कर सकें क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। तो 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसके साथ आप क्या करेंगे, और भी साथ में बट आल्सो ट्राई टू सम अदर एग्जाम्स, जैसे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं लाइफ, और SSC बैंकिंग के भी एग्जाम आप ट्राई कर सकते हैं। RBI का एग्जाम आता है, SBI का एग्जाम आता है, इन सब एग्जामों को आप दे सकते हैं। हालांकि बैंकिंग एग्जाम इस एग्ज़ाम से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम आप देंगे तो आपके अंदर एक, जब आपको एक नौकरी मिल जाएगी तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत बना रहेगा, या आपको लगेगा कि इसमें पता नहीं कितना समय लग जाए, ये कोई नहीं जानता। ठीक, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इस तैयारी में इन एग्ज़ामों को भी फोकस करें। अगर आप बेटर रहेगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी में हैं या आना शुरू कर दिया, तैयारी शुरू कर दी है, ठीक, तो आप CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, PCS का एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, इन 3 एग्जामों में फोकस करें और अपने स्टेट PCS के या स्टेट वनडे एग्जाम जो होते हैं आपके, उन पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप इन बुक को, हमने आपको बताया था कि ये जो बुक्स हैं, आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट साइंस, इकोनॉमिक्स, इन पे आप शुरू कर सकते हैं तैयारी के दौरान। अगर हम अब बात करें इसके आगे कि अगर आपकी ये 30 साल से ज़्यादा है और 27 साल से कुछ कम है एज के संदर्भ में, तो हम एक सजेस्ट करना चाहेंगे आपको कि UPSC टेस्ट सीरीज़ को भी आप साथ में शुरुआत करें। साथ ही आप 4 to 6 आवर्स की जो स्टडी है वो स्टार्ट करें, सेल्फ स्टडीज़ है। और ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होते हैं, कम से कम 1 पेपर तैयार होना चाहिए आपका। 1 पेपर का मीन्स है, UPSC ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट होना चाहिए थ्योरी वाला। इस थ्योरी बेस कंप्लीट होने से आपके सेकंड पेपर में क्या होगा, ये फर्स्ट पेपर का एप्लीकेशन सेकंड पेपर में अच्छे से होता है। साथ ही आप थ्योरी वाला जब सेक्शन समझे रहेंगे किसी पेपर का, तो GS वाले पेपर में आप कोई ऐसी चीज़ पूछी जा रही है, उस पर आप अच्छी आंसर राइटिंग, अच्छा एनालिसिस बेस्ड पेपर उस पेपर में लिख सकते हैं। तो ये तैयारी होनी चाहिए आपकी ऑप्शनल पेपर में। और साथ ही हम बात करें, अगर प्रीवियस ईयर के पीटी और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, पीटी और मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। जैसा हमने आपको बताया, ये शुरू से ही देख लेना चाहिए। जब आप तैयारी करने आए तो आपके पास प्रीवियस ईयर के पीटी और मेंस के क्वेश्चन विद सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के साथ आप देखेंगे, पहले तो आप सिलेबस कवर होना चाहिए। सिलेबस कवर होने के साथ सिलेबस कवर कैसे होगा आपको ये भी पता होना चाहिए स्मार्ट वर्क में, कि हमने बताया था कि हार्ड वर्क टू बट स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क में यही है कि आप मेंस और पीटी के क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे तो आपके पास पता रहेगा कि हमको ये पढ़ना है, ये हमारे जीएस का पार्ट है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, हालांकि प्रीवियस और मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपका सिलेबस खत्म होने के बाद देखें, लेकिन स्मार्ट वर्क में अगर आप पहले ही कुछ देखे रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, आप खुद से एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। ठीक, आपके अंदर खुद ये जो है क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, स्किल्स डेवलप होंगी। थर्ड स्टेज की बात करें, अगर आपकी ये 27 से ज़्यादा है, ठीक, तो 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी अपनाएं। जैसे जीएस के चारों पेपर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का सिलेबस को नोट डाउन करें, इसी अनुसार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके साथ हमने बताया ये तो आप जब भी तैयारी शुरू करें, फिर ये तो स्ट्रेटजी होनी ही चाहिए यहाँ, लेकिन जब आप तैयारी शुरू करें तो आपके पास जीएस के चारों पेपर का सिलेबस होना चाहिए। ठीक, बाकायदा आप लिखित रूप से, अगर आप लिख नहीं सकते तो कम से कम प्रिंट आउट लेके अपने टेबल के पास चिपका लें, हो सके तो एक नोटबुक में चिपका लें और उसको डेली आप 1 से 2 बार स्टडी करें। क्योंकि सिलेबस, बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम UPSC में जो तैयारी करने आते हैं, अगर उनसे सिलेबस ही पूछ दिया जाए कि ये पॉइंट किस पेपर में है, तो अभी भी नहीं बता पाएंगे। शायद उन्हें तैयारी करते हुए 4 से 5 साल हो गए होंगे कहो, लेकिन अभी उन्हें सिलेबस ही नहीं पता होगा कि ये सोशल जस्टिस का पार्ट है, कि सोशल इशू का पार्ट है। इस चीज़ में अभी हो सकता है उनको डिफेंस करना मुश्किल हो जाए हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में। ठीक, तो आपको ये नहीं करना है। आपको करना है कि आपको सिलेबस बाकायदा रटा होना चाहिए। आप मान के चलिए ये 4 पेपर हमें रटने हैं। ठीक है, और जीएस का पीटी का भी आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या पूछा जाता है। ठीक, उस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। और ये वाली स्ट्रेटजी है जो है, आप किसी भी स्टेज में हो,
चाहे आप ग्रेजुएशन की स्टडी कंप्लीट में हो, चाहे ग्रेजुएशन अपेयरिंग में हो, चाहे आपकी एज अभी अपेयरिंग वाली स्टेज जो 21 साल से कम वाली स्टेज में हो, या 23 साल से 21 से 23 साल या 23 साल से जो है ज़्यादा, या फिर 27 साल से ज़्यादा वाली स्टेज में हो। ये स्ट्रेटजी आप चारों जगह अपनाएंगे, तीनों जगह, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आपको तीनों जगह आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर का सिलेबस, ऑप्शनल पेपर का सिलेबस आपको बाकायदा रटा होना चाहिए, बिल्कुल ही। चाहे तो आप इससे ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, हैबिट बनाएं अपनी, ठीक है। डाउन इसी के अनुसार प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। एनसीईआरटी की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी स्पेशली स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको, अगर आप 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी में 27 से ज़्यादा उम्र है, क्योंकि आप इस समय कंपटीशन के उस एज में है जहां आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप एनसीईआरटी की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी स्पेशली स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आपको इसमें प्रॉपरली नोट्स की बात हम कर ही चुके हैं पहले पार्ट में, कैसे क्या लिखना है। डेली 6 to 6 आवर, 4 to 6 आवर्स की क्लास, ठीक, एंड 4 to 6 आवर्स की स्टडीज स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप इस एज में हैं जहां आपके पास बहुत समय नहीं है, आपके पास पढ़ने को ज़्यादा है, समय कम है, ठीक। उस स्टेज में आए हैं अगर तैयारी करने, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और देखेंगे। बट आल्सो रीडिंग सम बेसिक बुक्स लाइक्स, कौन कौन सी आप बात करेंगे रीडिंग बुक्स में देखेंगे। अगर आप पोल्टी लक्ष्मीकांत होनी चाहिए आपके पास, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की बुक होनी चाहिए, NIS आर्ट एंड कल्चर का नोट्स होना चाहिए, नितिन सिंघानिया इसकी जगह फॉलो कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं, ज्योग्राफी ओल्ड NCERT, ठीक है, 11 to 12 की आप स्टडी करेंगे। साथ ही आप हिस्ट्री की ओल्ड NCERT को फॉलो करेंगे, ठीक है, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, इवन तीनों एशियंट, मॉडर्न एंड मेडिवल, आप तीनों NCERT को फॉलो करेंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी में हैं, याद रखिएगा। साथ ही आपको इस NCERT के साथ आपको न्यू NCERT तो कंप्लीट करनी ही है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ NCERT जैसे आपको 11-12 की NCERT कंप्लीट करनी है, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। साइंस आप छोड़ सकते हैं, आपको बताया है मैंने कि साइंस वाली NCERT 11-12 की पढ़ने की आवश्यकता UPSC में बहुत कम पड़ती है, सिर्फ इकोलॉजी वाला पार्ट छोड़ के, ठीक। अगर साइंस वाले हैं तो उन्हें तो पहले ही क्लियर होगा। तो इसकी बात करें अगर हम, अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो अगर हम बात करें इस बैकग्राउंड के, अगर आप आपका बैकग्राउंड आर्ट में है, आपका ग्रेजुएशन आर्ट में है, तो आप क्या करेंगे, आप NCERT, पहला पॉइंट है आप 9 to 12 क्लास की NCERT से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कारण है कि जब आर्ट फैकल्टी का ग्रेजुएशन में होता है तो हम मान के चलते हैं आपने पिछले क्लासों में भी इन NCERTs को, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है, समझा होगा। फिर चाहे आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या अपेयरिंग की स्थिति में, दोनों स्थिति में आप 9 to 12 NCERT अपना सकते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप कॉलेज की स्टडी से ज़्यादा ध्यान प्रिपरेशन पर ध्यान लगाएंगे। कारण ये है, यही प्रिपरेशन आपको कॉलेज वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं फुलफिल कर देंगे, क्योंकि आप कॉलेज में जो सब्जेक्ट होंगे नियर अबाउट, उस सब्जेक्ट को आप ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे होंगे, और साथ ही आप सोच सकते हो आपका ऑप्शनल पेपर भी उसी में से एक होगा। उस ऑप्शनल पेपर को आप यहाँ इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि वहाँ उसकी ज़रूरत, इतनी तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम और आगे बात करें इसकी, तो हम देखेंगे कि कॉलेज की स्टडी के दौरान GS पेपर में अगर देखेंगे तो बहुत सारे पेपर्स में, जैसे चाहे आपके 3 पेपर हों चाहे 2 पेपर होते हों, ठीक है, तो उसमें देखेंगे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, यहाँ सभी कुछ पढ़ना होता है, सभी कुछ समझना होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ की तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपके लगभग वो सब्जेक्ट वहाँ कवर होते रहेंगे। बस आपको कुछ स्पेसिफिक समय के लिए उस कॉलेज लाइफ के एग्ज़ाम को फोकस रहना पड़ेगा। साथ ही हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस लाइफ को आप छोड़ दीजिए, कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ की जो टाइम है आपको दोस्तों के साथ टाइम बिताना है, या दोस्तों के साथ आप घूम सकते हैं, आपकी अगर गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ भी आप समय बिता सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, ये सब लाइफ ऑफ पार्ट है, आर्ट ऑफ लाइफ है। इसके साथ ही आप अपनी टाइम टेबल में, आपको पहले पार्ट में बताया था कि आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको इतना समय अपनी प्रिपरेशन पर देना है, ये आपके माइंड में मेकअप होना चाहिए, ठीक। आप चाहे सुबह उठें 6 से 10 बजे तक अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दें, फिर आप पूरे दिन घूम सकते हैं। अगर 4 घंटे पढ़ना चाहते हैं आप 6 से 12 पढ़ सकते हैं। अगर आप पार्ट में तोड़ना चाहते हैं इसे, सुबह 2 घंटे पढ़ सकते हैं, 3 घंटे पढ़ सकते हैं, आप बाकी रात को 2 से 3 घंटे अपने समय पे पढ़ाई कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग की स्थिति में हैं
अगर आप कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी उस एज में है जहां आपके पास ये सब करने का आप समय कम है, या आपको सबको समय देना है, समय दीजिए, थोड़ा सा हम ये नहीं कहते डेली दीजिए, सैटरडे संडे दीजिए, जो भी देना दीजिए, बट आपकी जो वर्किंग आवर्स पढ़ने की है वो आपकी बढ़ जानी चाहिए। 9 टू, मेरी समझ में आपको 8 से 9 घंटे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, ठीक। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में क्या है, कंपटीशन बढ़ चुका है, आप देखिए, ठीक। हर एग्ज़ाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं, मार्किंग लेवल बढ़ गया है, परसेंटेज बढ़ गया है, मेरिट बढ़ गई है, तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। साथ ही स्टार्ट टू आवर क्लास ऑनलाइन, ठीक। आप, मैंने यहाँ अन अकेडमी लिख रखा है, आप कोई भी अन अकेडमी के अलावा आप यूट्यूब पे दे सकते हैं। और आप अगर अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं या किसी को पैसे नहीं दे सकते हैं, ऑफलाइन नहीं कर सकते, तो आज यूट्यूब पर इतना मैटर है कि आप घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, आपके पास एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए कि हमारा क्या पढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब पे अब बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं, आपको इधर उधर ध्यान भटकाएंगे, इधर उधर क्लास की चीज़ें नहीं होंगी, तो उस चीज़ को आपको ठीक से एनालिसिस करना है। आपको अपने सिलेबस को ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, ठीक है। पीटी ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड क्लास वीडियोस देखिए, ठीक, जो आपकी पीटी और मेंस के रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं, दे रहे हैं आपको पब्लिक सेवाएं, साथ ही आप देख सकते हैं। साथ ही आप इंद्रास सिविल सर्विसेज को भी देख सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा कोई चार्ज पैसा नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, मैं डेली एनसीईआरटी डालता हूँ, आगे चल के और भी विषय पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी शुरुआत है, तो आगे हम बात करें, अगर आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय है, आप उस चीज़ को भी देखें। और बात करें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, तो आपको हर समय देखने पड़ेंगे, लेकिन इस समय आपके पास थोड़ा समय ज़्यादा है, ठीक। आप इसको कंप्लीट एनालिसिस करें, ठीक, कुछ चीज़ें नोट डाउन करें, टॉपिक नोट डाउन करें, और देखें कि बदलते समय के साथ क्या क्या टॉपिक्स बदल जा रहे हैं, क्वेश्चन पैटर्न कैसे बदल रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे बदल रहा है, इस चीज़ पे देखिए। हम हो सकता है समय के साथ आपको एक एनालिसिस भी जो दिखाएंगे कि देखिए ईयर वाइज ईयर यूपीएससी कैसे अपने क्वेश्चंस में बदलाव लाया है, इस चीज़ को आपको दिखाएंगे किसी वीडियो में अगले समय, आने वाले समय में, ठीक। इसके बाद करते हैं, इफ़ इन केस बैकग्राउंड कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो हम स्टार्ट करेंगे 6 to 12 एनसीईआरटी। रीजन इसका बता देते हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट को ह्यूमैनिटीज़ की एनसीईआरटीज़ के सब्जेक्ट क्या होती है, नॉलेज ज़्यादा कम होती है, क्योंकि उनका ध्यान किधर होता है, कॉमर्स का होता है, अकाउंट पढ़ने का समय इतना होता है, ठीक है, और कुछ इकोनॉमी पढ़ने का उनको इंटरेस्ट होता है। हाँ, कॉमर्स वाले स्टूडेंट की इकोनॉमी ऐसा मानते हैं कि अच्छी ही होगी, क्योंकि कॉमर्स करने वाले बच्चे या तो एमकॉम में एमबीए की तरफ टर्न हो जाते हैं, ठीक। तो उनको ह्यूमैनिटीज़ की जो एनसीईआरटीज़ होती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको पढ़ने का शायद समय नहीं मिलता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनका इंटरेस्ट भी उधर से खत्म हो जाता है। तो इन बच्चों या इन फ्रेंड्स को क्या होगा, 6 to 12 एनसीईआरटी स्टार्ट करनी होगी, और सबसे बेस्ट होगा इनको स्टार्ट करने की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स से करें, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स की इनकी अगर कॉमर्स साइड में तो गहरी रुचि होगी, गहरी जानकारी होगी। जब ये तैयारी करने आएंगे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट या इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से जब ये स्टार्ट करेंगे, तो इन्हें लगेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। पॉजिटिव वाइब्रेशन से जो एक सकारात्मक एनर्जी होती है वो आपके अंदर विकसित होने लगेगी, जैसा कि हमने पहले बताया था। लेकिन ऑप्शनल पेपर जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपका भी बैकग्राउंड का हो, इस चीज़ को आप बिल्कुल नकार दें यहाँ पे, ठीक। कि हम अपने, हाँ, लेने से हमें मना नहीं, आप देख लीजिए यूपीएससी के ऑप्शनल में कौन कौन से ऑप्शनल वो आपको सेलेक्ट करने का दे सकते हैं। आप हिस्ट्री से अगर एमए किए हैं या बीए किए हैं ऑनर्स, आप मैथ से दे सकते हैं, वहाँ कोई छूट नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, लेकिन आप उसको फुलफिल करें, उसके सिलेबस को, ठीक। आपके अंदर पकड़ होनी चाहिए सब्जेक्ट की, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस है वो खास तरीके से उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया है कि इतना आसान नहीं है कि आप उसको आसानी से अपनी कुछ भी लेके पढ़ लें, ऐसा भी नहीं है, ठीक। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। और कॉमर्स वाले बच्चे ऐसा है कि इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, लेकिन पता लगा बीकॉम अकाउंटेंस सब्जेक्ट है, अगर है उसमें, मुझे तो भी नहीं पता है कि नहीं है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी पकड़
अच्छी होनी चाहिए। एमबीए का अगर सब्जेक्ट कोई लेते हैं तो उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए अगर आपने एमबीए किया है इसके बाद, ठीक। लेकिन ऐसा ज़रूर हो, ऑप्शनल पेपर आपका ऐसा हो जो आपके जीएस से रिलेटेड हो, जिससे आपको क्या होगा, जीएस के पेपर में हेल्पफुल मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, नोट्स जीएस में मिल जाएगा। एक पेपर जीएस में कहीं ना कहीं आप उसमें अच्छा करेंगे, इससे जीएस का एक सेक्शन आपका कंप्लीट और अच्छा रहेगा। स्टार्ट प्रिपरेशन एट लीस्ट 3 to 4 आवर्स, आप तैयारी 3 से 4 घंटे की शुरुआत करें, ठीक है। शुरुआती चरण में है आपके, ठीक है। आपको एनसीईआरटी भी निपटानी है, कैसे निपटानी है ये हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। और साथ ही आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी होगी क्योंकि आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस या ऑफलाइन लाइव क्लासेस भी करनी होंगी, और नहीं तो यूट्यूब पे अगर ऑनलाइन कोई पढ़ते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे यूट्यूब पे देखना होगा, आपसे रिलेटेड होगा। हो सके तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, एनसीईआरटी फ्री पड़ी है। अगर आपको और ज़्यादा देखना है तो अनअकैडमी के चैनल्स को जाके आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई चैनल आपकी नज़र हो तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आगे, इफ़ इन केस बैकग्राउंड साइंस, सो स्टार्ट, कहाँ से आपको साइंस वाले बैकग्राउंड के क्योंकि साइंस वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट को माना जाता है फर्स्ट लेबोरियस, दूसरा क्योंकि साइंस के बच्चे जो होते हैं उनको मैथ या साइंस के डेरिवेटिव साइंस करते करते उनका माइंड क्या होता है, शार्प हो जाता है। ऐसा साइंटिफिक रूप से प्रूफ हो चुका है, जो बच्चे मैथ ज़्यादा लगाते हैं उनका माइंड और बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा तेज होता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि माइंड, मैथ जो है माइंड शार्प करने की एक क्या है, मेडिसिन टाइप की है। अगर आप अच्छी मैथ लगा लेते हैं, अगर आप अच्छे मैथमेटिशियन हैं तो आपका माइंड ब्रिलियंट माना जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी समझ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ वाले बच्चों के पास जो मैथ लगा लेते हैं उनके पास ब्रिलियंट हैं या वही हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा माना जा, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूव है कि उनका माइंड शार्प होता है क्योंकि वो उस पर लेबर किए रहते हैं। आपका भी माइंड शार्प है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो आप भी देखें और करें तो उनको लेबर कर पता होता है। दूसरा, अगर वो बीटेक या एमटेक किए हुए हैं तो उनको उस बैकग्राउंड में इतनी लेबर करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो जाती है। किसी भी टाइम किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, लिखते हैं, प्रेजेंटेशन डिजर्टेशन लिखते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उनमें ये स्किल्स बहुत पहले से डेवलप होती हैं जो आपको डेवलप करनी होती हैं, खासकर आर्ट बैकग्राउंड और इसके बाद कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को ये इनके पास पहले से होती हैं। इन लोगों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह होता है कि स्टडी की इनकी हैबिट होती है, जैसा हमने कहा इनको हैबिट, पढ़ने की आदत होती है, ठीक। ये कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, उनका माइंड चलता रहता है। साथ ही हम बात करें अगर, सो स्टार्ट 4 to 6 आवर डेली स्टडीज़, ठीक। आपको 4 to 6 आवर्स की डेली स्टडीज़ पढ़ाई करनी चाहिए या स्टडी करनी चाहिए डेली। अगर आप साइंस वालों की हम बात करें, अगर हम साइंस वालों की बात करें तो उन्हें प्रिपरेशन की स्टार्ट साइंस से नहीं करनी चाहिए। कारण बता देता हूँ। पहला, इन्हें साइंस में ऑलरेडी इतनी नॉलेज हो जाती है, अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो एनसीईआरटी की जो बेसिक्स बुक है इन्हें ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें उस पर वर्क नहीं करना होता है। हम अगर आगे बात करें, उन्हें तैयारी हमेशा आर्ट के सब्जेक्ट से या जोग्राफी से करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। साइंस में इसमें तीनों है, जियोलॉजी, ठीक है, वो भी साइंस का ही पार्ट है, जोग्राफी में, और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है। अन्य सब्जेक्टों का जो होता है अच्छा खासा यूज है इसमें। तो इन्हें एक अच्छी समझ डेवलप होगी, इनके अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ने की समझ, क्षमता विकसित, समझने की समझ जो क्षमता है वो अच्छी डेवलप होगी। और जोग्राफी कहीं ना कहीं मेंस और पीटी में अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप देखते हैं इसे। तो इसके बाद हम बात करें अगर कि इन्हें जो तैयारी है जो कि हमेशा आर्ट के सब्जेक्ट से क्यों करनी चाहिए, ठीक है, ये आपको बताया क्यों करनी चाहिए। पहले तो क्योंकि साइंस इनका ऑलरेडी लेवल में होता है, इन्हें कंप्लीट होता है। जोग्राफी से स्टार्ट करेंगे, जोग्राफी साइंस से जुड़ा हुआ है तो इन्हें जोग्राफी जल्दी कवर करने में समझ में आएगी और इनके अंदर एक अच्छी समझ भी डेवलप हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी या जिसे कहें सकारात्मकता इनके अंदर बूस्ट होगी, ठीक है। साथ ही ऑप्शनल पेपर को साइंस के सब्जेक्ट के रूप में बहुत ही रेयरली चुनना चाहिए। लेकिन अगर आप बीटेक, आईआईटीएन हैं, एमटेक हैं, ठीक, ये हुए हैं, या आपकी बीएससी ही किए हुए हैं, लेकिन आपकी समझ किसी सब्जेक्ट पे इतनी है तो आप ले लीजिए। लेकिन यूपीएससी के सिलेबस को देख लीजिए, आपने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है, क्या क्या पढ़ना बाकी है, इस चीज़ को आप ध्यान में रख के ही तभी लें। इससे पहले आप ना लें, क्योंकि यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर को आप चूज कर लें। जो आप अगर साइंस के सब्जेक्ट का कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं
हालांकि आप देखेंगे यूपीएससी में अब या पहले भी अब तो लगभग 8 मतलब कह सकते हैं कि जो बीटेक एमटेक या एमबीए या एमबीबीएस वाले बच्चे ही अधिकतर ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा सिलेबस डिज़ाइन है, उनके सिलेबस में है कुछ, तो उसमें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको भी ये समझना होगा। तो हम इस चीज़ की अगर हम बात करें कि अगर हम ऑप्शनल पेपर ले रहे हैं सब्जेक्ट अगर साइंस किया, तो इस चीज़ का आप बहुत ही ध्यान रखें कि आपकी उस पर अच्छी समझ और पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में हर साल अगर टॉप 10 के बच्चों में देखें 3 से 4 से 5 बच्चे क्या होंगे, आईआईटी मैथमेटिक्स हो सकता है, उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, होते हैं टॉप 10 में 3 से 4 बच्चे ऐसे जिनके पास मैथ रही हो, ठीक, या साइंस का कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो सकता है और किसी सब्जेक्ट को लिया हो, उनको देख सकते हैं आप उसे उस अपने हिसाब से उसे चेक करेंगे। अगर आप हमारी कलम से सुनना चाहेंगे, अगर आप हमारी जबान से सुनना चाहेंगे, तो मेरी समझ में बेस्ट होगा आप ज्योग्राफीज ले सकते हैं, क्योंकि साइंस से रिलेटेड है। फिलॉसफी ले सकते हैं, क्योंकि आई वाले बच्चों को फिलॉसफी पे अच्छी इंटरेस्ट लगता है, उनको समझ लगता है, उनको एनालिसिस करने की अच्छी क्षमता होती है। हिस्ट्री ले सकते हैं, हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, ये सब जो विषय, और ऐसा ही हुआ भी है कि बच्चे साइंस स्ट्रीम से आते हैं और 4 से 5 महीने तक अपनी ज्योग्राफी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्टों में अच्छी पकड़ बना के और एग्ज़ाम को फाइनली क्रैक कर देते हैं। ऐसा देखा गया है, आप देख सकते हैं पिछले ईयर्स के आए हुए स्टूडेंट्स ने किस हिसाब से अपनी तैयारी की, उन्होंने बाकायदा उनकी आप पढ़ सकते हैं जो वो अपना निकालते हैं कि मैंने किस तरीके से तैयारी की, ठीक है, और बताते हैं वो, तो उस चीज़ को आप देखेंगे। ठीक, तो अधिकतर बच्चे आते हैं जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं, वो ज्योग्राफी ले लेते हैं, फिलॉसफी ले लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं, हिंदी लिटरेचर ले लेते हैं, साइकोलॉजी ले लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, अधिकतर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को ही फॉलो करते हैं, देखा होगा आपने, और इस पर काम करते हैं। अब हम बात करें सब इम्पॉर्टेंस पॉइंट की, तो अगर होना चाहिए मेंस पेपर की, आप जहाँ से जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उस विषय का क्वेश्चंस पेपर भी देखते रहना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ सके। इस चीज़ को हम बार बार समझा चुके हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप देखिए इसको कि आपके पास अगर सिलेबस के साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, मेंस है, पीटी है, जो भी है, अगर ऑप्शनल पेपर है तो जाहिर सी बात है आपका क्या होगा, ऑप्शनल पेपर है तो आप सब्जेक्ट होगा। जीएस में अगर है फर्स्ट मेंस का तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उसका आपके पास सिलेबस होना चाहिए और उसी के क्वेश्चंस पेपर भी होना चाहिए, चारों पेपर होने चाहिए। उस पर आप देखिए ईयर बाय ईयर क्या क्वेश्चन पूछे गए, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उस पैटर्न्स पे आप फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सो आगे बात करें, अगर ओवरऑल इसकी ओवरऑल समरी की बात करें तो इस पर देखेंगे ग्रेजुएशन 20+ आर्ट बैकग्राउंड, सो स्टार्ट 4 to 5 आवर रेगुलर स्टडीज, स्टार्ट ज्योग्राफी और हिस्ट्री, और एनसीईआरटी बुक क्लास 2 9 to 12 न्यू वाली, ठीक, और एनी वन रेफरेंस बुक लाइक लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, NIOS आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया स्पेक्ट्रम ETC। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि साथ ही ग्रेजुएशन 27+ आर्ट है, ठीक है, अगर आप आर्ट में हैं, आर्ट है, या आपसे कह सकते हैं कि तो आप देखेंगे 6 to 7 आवर की आपकी स्टडी बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ स्टडी आप और भी बढ़ा सकते हैं, इतनी तो मिनिमम है। ऑप्शनल पेपर स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, जीएस का एक ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर, ऑप्शनल के एक सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर पे आप पढ़ना और कवर कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही स्टार्ट जीएस फ्रॉम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, रेफरेंस बुक लाइक लक्ष्मीकांत, पॉलिटी, स्पेक्ट्रम इन मॉडर्न हिस्ट्री और NIOS आर्ट एंड कल्चर। और साथ ही आप देखेंगे कि 6, 9 को 11, 12 की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी की 9 to 12 आपको पढ़नी है, इसके साथ आपको 9 to 12 कवर करनी है। साथ ही विदाउट सिलेबस एंड विदाउट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बिना आप प्रिपरेशन शुरू मत कीजिएगा, इस चीज़ की हम पहले बार बार चर्चा कर चुके हैं, बिकॉज इसके बिना तैयारी हम नहीं कर सकते, ना ही तैयारी के प्रारूप को ठीक तरह से समझ सकते हैं किस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं। जब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे तो फोकस इस बात पर जरूर रखेंगे कि पहले सिलेबस पीटी और मेंस, स्पेशली मेंस के सिलेबस को ठीक ढंग से एनालिसिस करने, लिख कर
ठीक। और आपको दिन में 1 से 2 बार डेली पढ़ें और ये प्रक्रिया 15 से 20 दिनों तक अपनाएं। और ऑप्शनल पेपर को आप सिलेबस भी देखना होगा। ऑप्शनल पेपर का भी सिलेबस सेम इसी तरीके से आपको, जैसे जीएस का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर को आप लिखेंगे, उसी तरीके से ऑप्शनल पेपर को आप लिखेंगे। और रीडिंग हैबिट्स के साथ पहले रीडिंग हैबिट डालेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आप इसको कुछ तोड़ेंगे सिलेबस को इधर उधर। ठीक, इसके साथ ही आप देखेंगे कि पहले और साथ ही आप पीटी में का भी सिलेबस दोनों पेपर को आप देखेंगे। फर्स्ट पेपर जीएस का तो मिनिमम होना ही चाहिए, साथ ही आपके पास जीएस के सेकंड पेपर जिसे कहते हैं सीसेट, उसका सिलेबस तो होना ही चाहिए। आप क्वालिफाई है इसके बाद भी, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे इस पेपर में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही हम बात करें लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बात करें अगर क्वेश्चन पेपर को देखें तो प्रीवियस ईयर, ताकि इसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा। साथ ही एसीएफ एंड पीसीएस स्टेट लेवल कमीशन के फॉर्म फिल करें, एग्जाम में, ताकि आपको आइडिया लग जाए कॉम्पिटिशन का लेवल क्या है, आप किस लेवल के एग्जाम में पहुंच चुके हैं, आपने जो अभी तक तैयारी की है उस तैयारी से आप किस एग्जाम के लेवल को देख पा रहे हैं, क्रैक कर पा रहे हैं। ठीक, अभी आपकी तैयारी में कितना और समय देना है, या कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर है नहीं है, इस चीज़ का भी आपको अंदाज़ा लगता रहेगा। और जिनकी ये ज़्यादा हो चुकी है वह लोग इस साल प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें और 2021 को ध्यान में रखते हुए तैयारी और जरूर कर दें, क्योंकि 2021 में क्या है, 2021 का यूपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। अब आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, तैयारी में लग नहीं जाना चाहिए, तैयारी में आप उस स्टेज में आ गए हैं कि जो 27+ वाली मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी 2021 में, जिन बच्चों को अगर एग्जाम देना है तो 27+ वाली स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही हम बात करते हैं अगर और सेम बात करते हैं अगर हम यहाँ पे कि अगर आपका बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड अगर आपका कॉमर्स का है, ठीक है, अगर कॉमर्स का है आपके पास बैकग्राउंड, तो आप 23+ वाली स्ट्रेटजी में तो आपकी स्टडीज़ थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, स्टडीज़ लगभग बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी स्टडीज जितनी पढ़ सकें, मान लेते हैं आपको 5 to 6 आवर्स कर देना चाहिए, 5 to 6 आवर्स की स्टडीज़ कर देनी चाहिए। जोग्राफी, हिस्ट्री, ये लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो स्टार्ट आप इकोनॉमिक्स से करेंगे। ठीक है, आप स्टार्ट इकोनॉमिक्स से करें, ठीक है, इकोनॉमी के सब्जेक्ट से करें। और ऑप्शनल पेपर को आप बहुत ही क्लियरली आप क्या चूज करेंगे, कॉमर्स साइड के सब्जेक्टों में आप ह्यूमैनिटीज़ के किस सब्जेक्ट से लें जो जीएस में आपको हेल्पफुल हो, आपको बता चुके हैं। साथ ही आप जोग्राफी, हिस्ट्री की स्टडीज को अपनाएं। साथ ही क्लास आपको करना क्या है, आपको 6 to 12 यहाँ पे एनसीईआरटी कवर करनी होगी, क्योंकि आप इस स्टेज में हैं, आप कॉमर्स की वाले लाइन में, इसलिए। और एनी रेफरेंस बुक, आपको वही सेम रेफरेंस बुक अपनानी है जो पहले लक्ष्मीकांत, पोल्टी और स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही NIES आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि सरकारी नोट्स हैं तो इसको आप प्रेफर करें। NI और इग्नू को आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 27+ है, अगर आप कॉमर्स में हैं, तो आप 6 to 8 की बजाय 6 to 7 की बजाय आप 7 to 9 की बस स्टडीज़ की स्टेज में आ जाएं, क्योंकि कॉमर्स से थोड़ा सा स्टडी ज़्यादा कर लें। साथ ही ऑप्शनल पेपर को आप चूज़ करके शुरू कर दें, एक पेपर आप तैयारी अच्छे से कंप्लीट कर लें। साथ ही आप देखेंगे सेम चीज़ आपको अपनानी है कि आपको पहला स्टेट अपनाना है कि 9 to 12 एनसीईआरटी, साथ ही 11-12 की ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की, ये भी अपनानी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखें और तैयारी शुरू करेंगे। और साथ ही हम बात करें अब लास्ट पेपर की, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप इस 23+ की स्ट्रेटजी में हैं, 23+ वाले स्ट्रेटजी फॉर्म में हैं, तो आप क्या होगा, आप देख सकते हैं 4 to 5 आवर्स की स्टडी स्टार्ट करें। इनके पास लेबर करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो आप अगर कर सकते हैं तो 7 to 8 आवर्स की स्टडी स्टार्ट कर दें, गुड है। आप जोग्राफी एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, पहले बता चुके हैं, और 9 to 12 एनसीईआरटी को आप स्टार्ट करें। साथ ही आप ओल्ड एनसीईआरटी 11 और 12 की जोग्राफी एंड हिस्ट्री की जोग्राफी एंड हिस्ट्री की 11 to 12 की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लें। और रेफरेंस बुक लक्ष्मीकांत, पोल्टी
और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही आपको क्या करना है, एक NIOS आर्ट एंड कल्चर, इन चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर आप 27+ वाली स्टडीज़ में हैं तो आपकी स्टडीज़ 9 से 10 घंटे होना चाहिए, क्योंकि आप लेबर करने की क्षमता आप में ज़्यादा है। ठीक, इस हिसाब से हम 9 से 10 घंटे करके मानते हैं। साथ ही आपके ऑप्शनल पेपर की एक स्टडी तैयार होनी जानी चाहिए, और कोशिश है आप ऑप्शनल का पेपर लेंगे, जैसा हमने पिछले चर्चा कर चुके हैं। साथ ही आप देखेंगे कि आपको जो पेपर नोट्स बनाने की हैबिट पे हम चर्चा कर चुके हैं, सेम केस में आपको नोट्स बनाने होंगे जो हम बता चुके हैं। ठीक, कैसे नोट्स बनाने, कैसे पढ़ने हैं, सेम पॉइंट आपको अपनाने होंगे। ठीक, ये आपको करना होगा 2021 के ध्यान में रखते हुए। और अपडेशन विद करंट अफेयर्स, जब आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाए और जिस साल आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, उस साल का, पूरे साल का आपके पास करंट अफेयर्स होना चाहिए। समसामयिक मुद्दों के विषय के संदर्भ में देखें, ये तो आपको समसामयिक मुद्दे, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, ठीक है, IR के मुद्दों के संदर्भ में देखेंगे अगर, तो 1 से 2 साल के मुद्दे भी आपको कुछ ध्यान में रखने पड़ेंगे। हो सकता है आपके ऑप्शनल पेपर में अपडेशन की ज़रूरत पड़े, GS के पेपर में ज़रूरत पड़े, साथ ही आपके क्वेश्चंस में, PT के क्वेश्चंस में अपडेशंस की ज़रूरत पड़े। तो करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताया था आपको कि पहला ऑप्शन है कि आप जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे, साथ में आप जब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जिस साल आपको एग्जाम देना रहेगा, उस साल की करंट अफेयर्स को आप सेक्शन वाइज, आपके ट्रेडिशनल जितने भी विषय हैं उस विषय के हिसाब से आप सारी करंट अफेयर्स को डिवीजन करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे तो आप उसको कुछ टॉपिक्स लिखते जाएंगे, साथ ही आप नहीं कुछ लिख सकते तो रीडिंग करेंगे। और करंट अफेयर्स की सबसे बताया थी कोई एक मैगजीन मंथली, और साथ ही नहीं तो विजन का 365 या मंथली मैगजीन आती है, या किसी दृष्टि विजन ले सकते हैं, क्रॉनिकल ले सकते हैं, जो आपको ईजी पड़े। ठीक, आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के संदर्भ में। साथ ही आप एक न्यूज़पेपर अगर पढ़ने की आदत डालते हैं तो इंग्लिश पेपर पढ़ने की आदत डालेंगे तो आपकी इंग्लिश, क्योंकि UPSC में आपको इंग्लिश पेपर भी क्वालिफाई करना है, जिसका लेवल आजकल ठीक ठाक है, आपकी समझ ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, अब उस दौर का इंग्लिश पेपर क्वालिफाइंग नहीं रहा, आज के दौर का इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं, आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आप CSET के पेपर में जो कंप्रीहेंशन वाला पार्ट है, अब जब आपकी इंग्लिश अच्छी थोड़ी रहेगी तो आप कंप्रीहेंशन वाले पार्ट में भी उसकी हेल्प लेंगे। इस तरीके से आप समझने की कोशिश करें। तो आपकी डिवीज़न होना चाहिए, जैसे हम एक टॉपिक बता देते हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री का कोई पार्ट है, मान लीजिए हिस्ट्री में आपको लगेगा क्या करंट अफेयर्स है, तो हिस्ट्री में अगर मॉडर्न हिस्ट्री या कोई हिस्ट्री में जैसे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कहीं खुदाई निकल आई, ठीक है, खुदाई के दौरान कुछ निकला, ठीक है, तो वो डायरेक्ट हो सकता है क्वेश्चन ना पूछे, हो सकता है 2 स्टेटमेंट आपको उसी से रिलेटेड पूछे, तीसरा स्टेटमेंट हो सकता है उससे करंट डे अपडेट करके डाल दे, या हो सकता है उसी से रिलेटेड वो पूछ सकता है आपसे कि जो अभी एशियंट में कोई डिस्कवरी हुई है, जो एशियंट हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड में, तो उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आसपास के टॉपिक से पूछ सकता है, स्टेटमेंट पर टाइप। आपको ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप PIB इसके लिए फॉलो करें, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा TV चैनल को फॉलो करें, ठीक है, इन चैनल्स को फॉलो करें। साथ ही आप देखेंगे जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के किसी विषय पे देखना, ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, तो वो पूछेगा ज्योग्राफी के संदर्भ में कोई क्वेश्चन, कहीं सुनामी आई हुई है तो हो सकता है वो सुनामी ना आपसे पूछे, हो सकता है कहीं कोई द्वीप, आइसलैंड अगर किसी ने डिस्कवरी की है, कोई नई स्पीसीज पता लगी है, ठीक है, तो डायरेक्टली स्पीसीज ना पूछ सकते, हो सकता है उस द्वीप के आसपास की ज्योग्राफिया के मतलब उसको पूछ ले, उस समंदर, वो सी है, ठीक है, बरमुडा ट्रायंगल या किसी ऐसे लाइक बरमुडा ट्रायंगल के आसपास की कोई डिस्कवरी हुई है, उससे रिलेटेड इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही आप देखेंगे कि जैसे हम बात करें अगर कि IR टॉपिक है, तो IR टॉपिक में आप देखेंगे अगर, तो IR टॉपिक में जब हम बात करें अगर कि WTO का मुद्दा हो, चाहे किसी इकोनॉमी की समिट की बात हो, या कोई क्षेत्रीय समिट की बात हो, तो क्षेत्रीय समिट में रहेगा मुद्दा, तो क्षेत्रीय अगर हम कह दें कि नॉर्थ ईस्ट वाले मुद्दे पे अगर जैसे कहें दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध को समिट हुई हो, तो हो सकता है एशियंट काल की हिस्ट्री में पूछ दिया जाए कि दक्षिण एशिया से भारत के व्यापारिक संबंध क्या रहे, एशियन प्राचीन समय से रहे हैं, या किसी किंगडम से रिलेटेड पूछ सकता है, इंडोनेशिया के किंगडम को भारत के किंगडम से जोड़ दे, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन माइंड में सेटअप तैयार करने होंगे, ठीक, और साथ ही इसी तरीके से आपको
एक में अंदर समझ विकसित करनी होगी, चाहे वो पॉलिटी का रिलेटेड पार्ट हो, चाहे हिस्ट्री का रिलेटेड पार्ट हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोलॉजी का हो। इकोलॉजी है तो पूछने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, साइंस है पूछने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है क्योंकि करंट अपडेट मुद्दे हैं। ठीक, समिट है कोई हुई है तो समिट जहाँ हुई है, जिस कंट्री में हुई है, हो सकता है किसी वो कंट्री किसी द्वीप पे बसा हो, तो उस द्वीप से रिलेटेड आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और इसी तरीके से आप तैयारी करेंगे। जब आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा तो आप देखेंगे, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पीटी देने जा रहे हैं तो डेली आप 2 पेपर लगाएंगे और लगभग 4 महीने अगर पहले तैयारी शुरू कर देते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं, और इससे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के जब आप तैयारी के दौरान होते हैं तो पीटी और मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके लगभग कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक आप तब तक कवर कर चुके होंगे। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे डेली।